हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, माय गुड्डा गुड्डी। तो गुड्डा गुड्डी कैसे हो? सब ठीक होंगे आशा करता हूँ। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप। और मतलब आज बरसात हो रही है तो बरसात का मतलब मुरैना में बरसात हो रही है, तो वहाँ के लोग तो बरसात का थोड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल रही है, बरसात हो गई है। तो गुड्डा गुड्डी हो, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ गुड्डा गुड्डी क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 का बच्चा बच्चा चैप्टर 3 का मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ आपके लिए। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये मेरा, मेरे दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 में दिया है मेरे प्यारे भाइयों, चैप्टर 3 में दिया है पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। मतलब मेरे कहने का मतलब है बच्चों, दो चरण वाले एक एक समीकरण। तो बच्चों इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा करने से पहले हम थोड़ी आपसे बात करूंगा, मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे भाइयों। जैसा कि मैं संडे पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या है 8 चैप्टर और 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों अच्छे तरीके से। तो उसको मैं तंजस्ट पर जाइए आपको, और पूरी मतलब एक एक क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देखिए। और बच्चों अभी से पढ़ाई अपनी चालू कर दीजिए। और बच्चों क्लास 10 का रिजल्ट भी आ रहा है, और 5 या 10 मई तक एमपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा, और भी बोर्डों का रिजल्ट जारी हो चुका है, बिहार बोर्ड का, यूपी बोर्ड का। तो मेरे भाइयों अब जो 11th में आ रहे हैं मेरे भाई, तो भाइयों ये मत समझना कि 11th है तो बोर्ड नहीं तो मस्ती करेंगे मेरे भाइयों। मस्ती नहीं करनी है मेरे भाइयों, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उनको नीट जाना है, बीटेक करना है 12th के बाद। तो बच्चों स्तर यहीं से शुरू होगा, मतलब 11th में आप पढ़ोगे जितना अच्छा आप 11th को स्टडी करोगे। बहुत से बच्चों मतलब 95% बच्चे ये समझते हैं कि 11th बोर्ड नहीं है, हमें कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन भाइयों यहीं तो आप मात खा जाते हो तो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि 11th को जिससे मतलब बेस, मतलब जितना अच्छा आपका बेस होगा उतनी अच्छी आपकी मतलब एजुकेशन अच्छी होगी। मतलब जितना अच्छा बेस होगा उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो मेरे भाइयों आपको 11th को 12th बोर्ड से भी ज़्यादा मतलब देना है, टाइम देना है उसमें 11th में। भले तुम 12th में इतना ध्यान मत देना, क्योंकि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती। परसेंटेज एक क्राइटेरिया होता है, मतलब कहने का परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज कि आपको कितनी है। भले ही आप 12th फेल हो, लेकिन आपको एजुकेशन अच्छी है आपकी, तो आपको ये कतई आप टेंशन नहीं है कि आप 12th फेल हो। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आप 12th फेल हो जाओ, मैं कहना चाहता हूँ आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि एजुकेशन ये नहीं मांगती कि आपकी मतलब डिग्री क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिटी क्या है, एजुकेशन का आपका स्तर क्या है आपका। तो मेरे भाइयों मैं ये चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों आप 10th में आ रहे हैं, वो 10th में के पास 11th पास कर रहे हैं, मेरे भाइयों से यही निवेदन है कि आप 11th के अच्छे से स्टडी करो। जो नीट करना चाहते हैं मेरे भाइयों, बीटेक करना चाहते हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं मेरे भाइयों, और भी एग्जाम्स होते हैं उनके जरिए वो जाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों अच्छे से तैयार करो। और मैं जो 9th पास करके बच्चे 10th में आए, तो मैं इनसे यही आग्रह करूंगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने भाइयों मित्रों, अपना मित्र मानता हूं मैं, तो मैं यही आशा करता हूं कि आप मुझसे ना पढ़कर किसी और से ही पढ़ सकते हैं, और मेरा समझाया तो मुझसे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन भाइयों आप YouTube पर बहुत अच्छे टीचरों के, मुझसे भी अच्छे टीचरों के, मैं तो कतई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको एजुकेशन बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चों मुझसे भी अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ फ्री एजुकेशन है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। अगर कोई गरीब बच्चा है, मोबाइल फोन और नेट आज के ज़माने में मैं समझता हूँ हर किसी के पास होगा, चाहे वो कितना ही गरीब हो। मैं आशा करता हूँ उसके पास मोबाइल फोन और नेट तो उपलब्ध होगा। तो मेरे भाइयों आप एजुकेशन को, आप जो एजुकेशन है आज के युग में बहुत अच्छी हो चुकी है, मतलब YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हो। अभी से आप तैयारी करो बच्चों, तो आप अच्छा कर पाओ 10th में। हमारा 10th का मतलब मकसद ये नहीं है मेरे भाइयों कि 95 या 100% बनाना। हमारा मेन मकसद है 10th को समझना। जैसे कि आप 10th को जितना अच्छा समझोगे, आगे कंपटीशन जो कुछ भी तैयारी करोगे उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। ये मेरी बात हमेशा समझना। 10th को एज अ बोर्ड की तरफ मतलब रट्टा नहीं मानना है, हमको 10th को समझना है, 10th के मैथ को, कि हमें ये कैसी चीजें आई। ये कोई पढ़ना नहीं चाहता है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कोई, मैंने देख लिया कोई पढ़ना नहीं चाहता बच्चा की शुरुआत से। मतलब मैं ये एकदम समीकरण, ये चर वाली समीकरण, तो मैं इनको शुरुआत कैसे हुई ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है। बच्चों को चाहिए चीज, हलवा चाहिए उनको, हलवा परोस के दे दो। लेकिन मेरे भाइयों जैसा आप गड़ा, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, जैसा कि मेरे भाइयों अगर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है बच्चों, तो ऐसे ही आप 6 से लेकर मैं समझो उनको, तब आप अच्छा कर जाओगे। तो मेरा मकसद यही है, आपको समझना है, तभी आप आगे जा पाओगे। तो बच्चों बातचीत बहुत हो गई है,
मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, तो बच्चों इसको ध्यान से सुना, ये मत समझना कि लेक्चर सुना रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो अब से हम पढ़ाई की बात करेंगे केवल। आगे से वीडियो ये मेरा समझाने का प्रयास था, मैंने जैसा कि आपको समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने जैसे कि बात की थी लाइनियर इक्वेशन 2 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण मींस क्या होता है मेरे भाइयों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं मेरे भाइयों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो मेरे बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसकी कंडीशन होती है ax + by + c = 0। यहाँ पे a और b और c वास्तविक संख्याएं होती है मेरे भाइयों। a और b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। a और b वास्तविक संख्याएं होती है मेरे भाइयों। और यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ पे शून्य नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों, शून्य नहीं हो, इसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। मेरे भाइयों ये तो बात होगी दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब मेरे भाइयों मैं कंडीशन लेता हूँ, समीकरण लेता हूँ 2x + 3y = 12। अब इसमें क्या होता है मेरे भाइयों, कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें क्या होता है, हम ऐसे x और y के उन मानों का योग लेते हैं जो दिए गए इक्वल समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो ऐसे मान लेंगे हम, तो ऐसे मान क्या लेंगे, मिनिमम हम मान लेने का प्रयास करेंगे, या तो x का मान 0 लेंगे, या y का मान 0 लेंगे, या x का मान 1 लेने की प्रयास करेंगे हम, या y का मान 1 लेने का, या x का मान 2 लेने का प्रयास करेंगे, या y का मान 2, या x का -1, या y का -1। मतलब इतना जाने का प्रयास करेंगे मिनिमम संतुष्ट करने के लिए। और आगे के लिए हम तब प्रयास करेंगे जब हमारा मतलब समीकरण संतुष्ट ना हो। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ से मैं अगर x का मान 0 लेता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगी, +3 इनटू अगर x का मान यहाँ पे मैं 4 ले लूँ, क्योंकि 2 से तो हो ही नहीं रहा है, तो 4 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 12। मतलब x का मान ये बिंदु बन गया 0,3। अब यहाँ पे मेरे भाइयों x का मान मैं 6 ले लूँ, x का मान 6 ले लूँ और y का मान 0 ले लेता हूँ, तो ये कंडीशन बन गई 6,0। अब यहाँ से मैं एक और समीकरण बना सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x का मान 2 ले लूँ तो 2 दूनी 4 प्लस x का मान 2 और x का मान 3 ले लेता हूँ मैं मेरे भाइयों, x का मान 3 ले लेता हूँ तो y का मान क्या होगा, y का मान 3 दूनी 6 प्लस y का मान 2, तो x के मान मतलब 3,2, मतलब 2 से मतलब अनंत तक आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनंत तल होते हैं, मतलब अनेकों हल हो सकते हैं इनके, मतलब इनकी संख्या अनगिनत है, इनकी संख्या का कोई मतलब नहीं है, मतलब अनगिनत है, कितने भी अनंत तल हो सकते हैं इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और दूसरी बात कहने का मतलब ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं, यहाँ पे a और b शून्य नहीं हो सकता और इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दूसरी बात इसमें दो चर होते हैं इसलिए इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। देखो एक x हो गया एक y हो गया मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों इसको क्या बोलते हैं आपको जानना जरूरी है, इसको बोलते हैं बराबर को समता चिन्ह बोलते हैं, इसको समता चिन्ह बोलेंगे। और मेरे भाइयों ये है मतलब इसकी इधर वाले को क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं मेरे भाइयों, इधर वाले को RHS बोलते हैं। ये बेस थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, ये सबको आती होगी, ये सबको पता होगा इसका। और जो 2x = अगर मैं x का मान निकालूं यहाँ से 12 - 3y, तो दोस्तों ये मैंने स्थानापन्न, ये इधर 3y मतलब 3y को लिया, इसको कहते हैं स्थानापन्न करना, मतलब इसको ले जाना, इसको कहते हैं स्थानापन्न करना। तो बच्चों ये तो बेसिक बातें हो गई, मैं आशा करूंगा ये तो सभी को जानकारी होगी इसकी। तो मेरे भाइयों ये तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जान लिया। अब हम शुरुआत करते हैं ग्राफी विधि की। सबसे पहले आती है इस चैप्टर में ग्राफी विधि, और आप थोड़ा और जान लो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण थोड़ा और बता देता हूँ। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, x प्लस आपको मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है मेरे भाई, एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है ax + b = 0।
तो मेरे भाइयों ये होता है इसमें मतलब जिसमें एक चर हो। तो मेरे भाइयों एक चर कहने का मतलब मेरे भाइयों इसके अद्वितीय हल होते हैं, मतलब एक हल होता है। अब मेरे भाइयों ये तो भाई हमारे एक चर वाले रेखिक, दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं, मतलब कौन से होते हैं और इनके हल क्या होते हैं। तो मेरे भाइयों हमने ये जान लिया और हमने ये भी जान लिया कि ग्राफी विधि में जब हल के मान लेते हैं तो हम क्या ले सकते हैं, x का मान 0। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, हमें मतलब -1 से मतलब 2 तक +2 तक ही मान लेने हैं। इसके बाद अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि हमारे मतलब हल संतुष्ट नहीं कर रहे हैं समीकरण को, तो हम आगे जा सकते हैं और वैसे यहीं तक मतलब संतुष्ट हो जाता है। तो मेरे भाइयों कहने का मतलब मेरा ये है, अब हम अपने मतलब चैप्टर की ओर चलते हैं। अब चैप्टर में क्या है उसको पढ़ते हैं। तो पहली चीज आती है हमारी ग्राफी विधि। तो मेरे भाइयों अब ग्राफी विधि को हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे ग्राफी विधि को। तो मेरे भाइयों ग्राफी विधि, तो ग्राफी विधि है मेरे भाइयों ग्राफी विधि। तो मेरे भाइयों ग्राफी विधि है जिसमें ग्राफ का जिक्र होता है। अब मैं ग्राफी विधि होती है जिसमें ग्राफ का जिक्र होता है। अब जानते हैं, अब पहली कंडीशन आती है संगत। तो संगत मान क्या होते हैं, तो संगत समीकरण। तो संगत समीकरण क्या होते हैं मेरे भाई, संगत वह होता है जिसका हल होता है, मतलब जिसका मतलब जिस समीकरण का, जिस रेखिक रेखिक समीकरण रेखिक समीकरण युग्म, मतलब रेखिक समीकरण युग्म मतलब जिसमें दो रेखिक समीकरण होंगे। रेखिक समीकरण का मतलब क्या होता है मेरे भाई ना, रेखिक का मतलब होता है जिसकी एक घात हो, मतलब दो घात हो तो वो रेखिक समीकरण युग्म नहीं हुआ, एक घात हो और जिसमें जिसकी एक घात हो रेखिक समीकरण युग्म कहलाता है। दो चर हैं, 12 तो है तो दो चर तो उसमें आएंगे। तो जिस रेखिक समीकरण युग्म का हल होता है हल होता है हल होता है उसको संगत कहते हैं। अब मेरे भाइयों दूसरी कंडीशन आती है हमारी असंगत। तो असंगत क्या होता है मेरे भाइयों, असंगत होता है मतलब असंगत होता है जिसका कोई हल नहीं होता। अब इसकी कंडीशन लिख लेते हैं मेरे भाइयों पहले। इस असंगत की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको ये कंडीशन लिख लो, इसको आगे हम और समझने का प्रयास करेंगे। और असंगत के बारे में समझो। असंगत क्या होता है मेरे भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप मतलब अच्छे तरीके से आपको समझना चाहूंगा, टाइम तो लगेगा लेकिन वीडियो आप पूरी देख रहे हो तो मेरा एक वादा है आपसे, आप चैप्टर 3 में कभी आपको मतलब 10th तब तक पढ़ोगे तब तक दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे भाई असंगत क्या होता है, जिस रेखिक रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इसके लिए कंडीशन आएगी मेरे भाइयों, इसके लिए कंडीशन आएगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये तो इक्वल रहेंगे पर इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और संगत के लिए एक और कंडीशन रहती है मेरे भाइयों, ये तो पहली कंडीशन हो गई, इसको दूसरी कंडीशन दे दो। ये कंडीशन होती है और ये कंडीशन और होती है। एक कंडीशन और क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये भी संगत होता है, मतलब ये भी कंडीशन संगत होती है। फर्स्ट ये भी कंडीशन संगत होती है फर्स्ट, वैसे फर्स्ट इसको ये होती है और सेकंड कंडीशन अपनी ये होती है, ये भी संगति लिखा जाता है, असंगत ही होता है। अब संगत और असंगत के बारे में जानिए। अब आती है प्रच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, जो इनसे ही मिलकर जो इनसे ही कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन इनसे ही है। तो प्रच्छेदी रेखाएं, अब हम समझते हैं प्रच्छेदी रेखाएं। प्रच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, प्रच्छेदी रेखाएं ये होती हैं जैसा कि ये एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु ये प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं, मतलब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर आके काटें, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, मतलब एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, प्रच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, मीन्स प्रच्छेदी रेखाएं। मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका फिर बाद में लिखाऊंगा प्रच्छेदी रेखाएं। अब दूसरी आती है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जो होती हैं, जो एक दूसरे को काटती नहीं है और समान होती हैं। समांतर रेखाएं, ये रेखा तो आप जानते हो सीधी होती है रेखा लाइन, और ये रेखा होती है ना, ये समांतर होगी, जितनी भी रेखाएं होंगी ये आपस में समान होंगी, एक जैसी होंगी, समांतर रेखाएं कहलाती। अब संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाएं मेरा कहने का मतलब, संपाती रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे पर से गुजरती हैं, मतलब ये रेखा गुजरेगी फिर इसके ऊपर से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, संपाती रेखाएं।
संपाती रेखाएं जिस पर से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, मतलब इसके अनेक हल हो सकते हैं। संपाती रेखा, प्रच्छेदी रेखाओं का एक हल होगा, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, अब मैंने इसको समझा दिया। अब इसका थोड़ा हम फॉर्मूला बेसिस पे, फॉर्मूला बेसिस, तो फॉर्मूला बेसिस क्या करेंगे, फॉर्मूला बेसिस से हम दो रैखिक समीकरणों से तुलना करते हैं, इसके बाद तब ये कंडीशन आती है। दो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों क्या होता है, a1 अपॉन, समीकरणों से तुलना करेंगे तो क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की a1 b1 c1 a2 b2 c2 से तुलना करने पर, अब कहने का मतलब है समीकरण हमने ले लिया इसमें x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ये दो रैखिक समीकरण ले लिए। अब कहने का मेरा मतलब ये है, इनसे तुलना करेंगे तो इसको x का गुणांक होता है, इसको a1 मानते हैं, y का गुणांक b1 मानते हैं और c1 मानते हैं 6, मतलब अचर पद को a2 मानेंगे, x का गुणांक b2। समझा? अब इससे तुलना करेंगे तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसे समीकरण, दो रैखिक समीकरण यूं बनेंगे। एक तो बनेगा a1x, x की वैल्यू x है, a1 क्या है, x का गुणांक होता है तो a1 मान लिया उसको, प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब ये तो x y, मतलब ये तो एक ही है, ये अचर पद रहता है, ये इसका गुणांक होता है, गुणांक a1 को मानते हैं, इसके गुणांक को a1 मानते हैं, इसको मानते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया। अब इससे तुलना करते हैं, मतलब इन दो रैखिक समीकरण युग्मों से, अब इन दो रैखिक समीकरण युग्मों से हम तुलना करेंगे मेरे भाइयों, तब ये कंडीशन होती है, क्या कंडीशन बनती है इनकी, इससे मतलब ये रैखिक समीकरणों से कंडीशन क्या बनती है मेरे भाइयों। तो भाइयों मैं क्या, ये नीचे तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, तो मैं क्या इसको इरेज कर लूं पहले, इरेज के बाद हम क्या है, अब इधर हम और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे भाइयों टाइम तो लग रहा है, लेकिन मैं इतना समझा दूंगा, मैं इतना नहीं दूंगा, लेकिन इतना समझा दूंगा कि आपको चैप्टर 3 में प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी मेरे हिसाब से, और थोड़ी बहुत कमियां तो हर एक में रहती हैं। तो मेरे भाइयों अब इससे तुलना करेंगे तो तीन कंडीशन बनती हैं। तीन कंडीशन क्या बनती हैं, पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन बनेगी प्रच्छेद, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, मतलब एक बिंदु पर प्रच्छेदी रेखा, प्रच्छेद रेखा, एक बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली रेखा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं तो क्या होता है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, या लिख सकते हो एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं रेखाएं क्या होती हैं, इसकी कंडीशन यहाँ से क्या निकल के आएगी, यहाँ से इससे तुलना करेंगे तो निकल के आएगी मेरे भाइयों, क्या निकल के आएगी, कंडीशन निकलेगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ तक ही रहने दो, यहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया तो प्रच्छेद हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनी भाइयों, दूसरी कंडीशन बनती है जब रेखाएं समांतर, जब रेखाएं समांतर हो तब कंडीशन क्या बनेगी मेरे प्यारे भाइयों, तब कंडीशन बनेगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले ये दोनों तो सेम रहेंगी, पर ये b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब b1/c1 मतलब बराबर नहीं है। अब तीसरी कंडीशन क्या बनी हमारी यहाँ से, जब रेखाएं समपाती हो, जब रेखाएं समपाती हो, तो जब रेखाएं समपाती होंगी मेरे भाइयों तो कंडीशन बनेगी हमारी, इसके कंडीशन बनेगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब ये तो जान लिया हमने, मतलब इनकी कंडीशन। अब जानते हैं कि हल, इनका हल क्या होता है, तो यहीं लिख लो हल, इसमें हल होगा प्रच्छेद करेंगे तो हल होगा अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, एक हल, समांतर का कोई हल नहीं, ऐसी कंडीशन है तो इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका क्या होगा अनेक हल, अनेक हल।
अब इससे अंदाजा लगा लो कोई हल नहीं, मैंने क्या कहा था कोई हल नहीं, तो यहाँ पे संगत और संगत का करंट आया था, तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारी संगत, ये कंडीशन आ जाएगी असंगत, असंगत, और ये कंडीशन आ जाएगी संगत। ये दोनों कंडीशन आए तो संगत मान होंगे संगत, और ये कंडीशन आ जाए तो असंगत। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ये तो हो गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसमें चैप्टर में एक आएगी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर को दूसरे चर के पद में, दूसरे चर के पद में व्यक्त करके हल व्यक्त करके हल प्रतिस्थापित करते हैं, हल निकाल के प्रतिस्थापित करते हैं, हल निकाल के प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। मतलब एक चर है उसका मान दूसरे चर पद में व्यक्त करके चर का मान निकालते हैं, उसके बाद उस समीकरण में रखते हैं, तो उसके बाद इसका प्रतिस्थापन करके हल निकालते हैं, प्रतिस्थापन। दूसरी आती है विलोपन। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में एक चर को विलुप्त करते हैं, एक चर को विलुप्त करते हैं, एक चर को विलुप्त करना विलोपन विधि कहलाती है। अब वैसे कहीं कहीं मतलब मानना है गणितज्ञों का कि प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि अधिक सरल पड़ती है, मानना है, लेकिन हमारे हिसाब से तो प्रतिस्थापन विधि सरल पड़ेगी, क्योंकि जैसे विलोपन विधि तो सरल पड़ती है, लेकिन प्रतिस्थापन में चक्कर कुछ नहीं है, उसमें मान निकाल के चर को पद में व्यक्त करके दिखाना, इसमें थोड़ी मतलब गुणा करना पड़ता है समीकरण का दूसरे का उसमें तो क्या है सरल नहीं लगती है, लेकिन ये सरल ज्यादा तरीके से विलोपन की मानी जाती है। तो बच्चों ये तो हमने पूरे चैप्टर का सार पढ़ लिया, ठीक है, हमने समझ लिया प्रतिस्थापन विलोपन। अब इन तीनों चीजों का ग्राफ ही प्रतिस्थापन और विलोपन हम एक एक उदाहरण इसमें कर लेते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में, जिससे कि आपको चैप्टर का सार समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में आखिरकार दिया गया है, और मतलब इससे आप खुद ही चैप्टर को कर लोगे अगर आप प्रयास करोगे इस वीडियो को देखकर, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब क्वेश्चंस आप खुद ही कर लोगे। तो बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे, पहले ग्राफी विधि द्वारा ग्राफ बनाएंगे और उसके हल निकालेंगे समीकरण। तो बच्चों अब मैं लिखता हूँ ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए, ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए और संगत और असंगत बताइए, मतलब संगत है तो बताइए, संगत और असंगत बताना। तो मेरे भाइयों इसमें पूछा है ग्राफी विधि द्वारा हल करना है और संगत, तो मेरे भाई समीकरण ले लेता हूँ, जैसा कि मैं x प्लस कुछ भी ले सकते हो, मैं ये समीकरण ले रहा हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये समीकरण एक मान लेता हूँ, इसको 2, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई पहले ये कह रहा है कि संगत बताना, तो संगत के लिए कंडीशन मैंने बताई थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये दोनों संगत की कंडीशन होती है। तो अब तुलना करेंगे, तो मैंने बताया था तुलना कैसे करते हैं, तुलना करते हैं बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में ला के तुलना करेंगे, तो इस फॉर्म में हम इनको लिख लेंगे, अभी समीकरण अब तो पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, तो x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब तुलना करेंगे इन समीकरणों से, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था a1 होता है x का गुणांक, तो डायरेक्ट तुलना करेंगे तो a1/a2 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x का गुणांक 1 होता है, और समझाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा, a1 यहाँ पे मान लो और समझा लो, a1 इक्वल टू क्या है x का गुणांक होता है तो 1 है x का गुणांक, b1 इक्वल टू 3 है y का गुणांक, और c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू क्या है
2x का b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -10। तो बच्चों अब तुलना करेंगे तो a1 अपॉन a2 क्या है 1/2, a1 अपॉन b2 क्या है मेरे भाइयों -3 प्लस का 3 अपॉन -3, ये क्या है मेरे भाइयों c1 अपॉन c2 क्या है मेरे भाइयों -6 अपॉन -12, ये 2 3 6 2 3 6 2 छक के बाद 6 अपॉन 12, तो ये कैसे कटेगा 6 से 6 कम 6 6 दूनी 12, ये मेरे भाइयों अब क्या आएगा a1 अपॉन a2 अपॉन 2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन -1 और c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2। तो मेरे भाइयों ये क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या होगी a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये भी बराबर तो ये नॉट इक्वल c1। ये कंडीशन किसकी बताई थी मैंने प्रतिच्छेद की कंडीशन बताई थी मैंने, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करती है तो हल कैसा होता है मतलब संगत होता है संगत, तो मैंने कंडीशन बताई है संगत होता है, तो ये संगत ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि ये संगत है, ये एक संगत संगत है। अब आपको पता चलेगा संगत असंगत कैसे निकालते हैं, अगर असंगत होता है तो असंगत और संगत ऐसे भी होती है कंडीशन ऐसी बनती है हमारी ऐसी, तो ये भी संगत होता और a1 पर इक्वल टू b1 पर a नॉट इक्वल टू c1, और ये कंडीशन बनती है यहाँ से तो असंगत होता है ठीक है। जो संगत हो जाएगा वो तो असंगत हो ही नहीं सकता, आप ये जान लो ठीक है, वहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जो अब आपको संगत भी निकालना सिखा दिया मैंने ठीक है। अब बच्चों इसको इरेज करता हूँ और अब मैं आपको क्या है ग्राफी विधि से हल निकालना सिखाता हूँ ठीक है। तो क्या है ग्राफी विधि से हल निकालेंगे तो क्या है मतलब इसको ये है ये कंडीशन इक्वल टू 0 में कब लानी है जब हमारा मतलब इक्वल टू मतलब 0 में कब लानी है जब हमारा संगत और असंगत ऊंचा हो, या ऐसे लिख सकते हैं लेकिन इसको हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे इसको 2 मानेंगे। तो बच्चों अब क्या करना है, अब आपको सोचना है ग्राफी विधि से जब हल निकालेंगे तो बच्चों हमको सोचना है कि x का मान 0 या y का मान 0 लेना है, मतलब 0 से हम माइनस मतलब 2 तक जाएंगे और उधर -1 तक जाएंगे। अगर कंडीशन इतने में नहीं आ रही समीकरण संतुष्ट नहीं कराए तो आगे की तरफ हम जाएंगे, वैसे यहीं तक कंडीशन समीकरण को संतुलित हो जाता है। अब कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका ये है कि x प्लस वाई 3y है, ये है ना ये है, तो ये x और y के जिन मानों के युग्म आएंगे वो इक्वल टू में जो कंडीशन वैल्यू आएगी वो इन दोनों के जो मान होंगे वो इसको बराबर होने चाहिए, मतलब इस संख्या के बराबर होने चाहिए इनके मान मिलाकर के, तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे मान ले लिए हम ठीक है। तो अब और दूसरी कंडीशन हमारा ग्राफ हमें पता चलेगा संगत है तो हमारा ग्राफ प्रच्छेद करना चाहिए, मतलब ग्राफ प्रच्छेद काटना चाहिए। तो बच्चों अब क्या करते हैं समीकरण 1 को लेते हैं, तो समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 को हल करने पर x प्लस 3y इक्वल टू 6 ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपन 3 ठीक है। अब बच्चों अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या रख के देखूंगा 0, और मेरा मान संतुष्ट होता है तो, या ऐसे y की वैल्यू मत निकालो डायरेक्ट ऐसे कर लो आप ऐसे इस समीकरण में रख के देख लो x का मान 0 रख देख लो, तो x का मान 0 लिख लो, x का मान 0 लेने पर अब x का मान 0 लेके हम देखते हैं कि समीकरण संतुष्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो x का मान 0 में यहाँ 0 लूँ और तो ये आएगा क्या, ये क्या आएगा 3y इक्वल टू 6, इधर जाएगा तो ये क्या आएगा y इक्वल टू 6/3, तो y का मान 2 आ गया, x का मान 0 आ गया, y का मान क्या आ गया 2 आ गया, x का मान 0 आ गया। तो इस समीकरण में रख के देखते हैं, तो x का मान 0 रख के देखा और y का मान क्या 2 है, तो 3 × 2 मतलब कंडीशन संतुष्ट हो रही है हमारी। तो एक तो मान क्या निकल गया इस समीकरण का, एक तो मान क्या निकलेगा x का मान 0 निकल गया, तो ये बॉक्स बना लो, इस बॉक्स में लिखेंगे ये x हो गया ये y हो गया, x का मान पहला क्या निकाल दिया हमने 0 और y का मान 2, तो 0 2 ठीक है पहला मान। अब x का मान 0, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन आती है y का मान 0 रख के देखेंगे, तो y का मान 0 रख के देखेंगे क्या बनता है क्या देखते हैं, 3 × 0
इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6। तो x का मान 6 आ गया, ये आ रहा है यहाँ पे, और y का मान 0। तो x का मान 6 प्लस y का मान 0, तो ये 0 है, तो ये भी बन रहा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, x का मान क्या है यहाँ पे 6 निकला, तो x का मान 6 लिख दिया, y का मान क्या लिख दिया 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये पहले समीकरण के हमने हल निकाल लिए। ठीक है, 0,2 निकाले, ये क्या निकला 6,0। अब समीकरण 2 लेते हैं, तो समीकरण 2 को हल करने पर, अब समीकरण 2 लेंगे मेरे भाइयों, तो क्या दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें क्या करेंगे हम, x का मान अब इसमें रख के देखेंगे 0। तो x का मान ये बॉक्स बना लो यहाँ पे, x और y, यहाँ पे x का मान 0 रख के देखो, तो 2 इंटू यहाँ पे लिख लो x का मान 0 लेने पर 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो क्या आएगा माइनस 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 और माइनस 3, तो क्या आएगा -4। तो यहाँ पे रखेंगे 0 हो गया यार, तो ये तो 0 हो गया। अब देखो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे तो रखो मत मान, यहाँ पे रख के देखो -3 इंटू -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आ गया, मतलब हमारा समीकरण 0 को संतुष्ट करा है। तो y या x का मान क्या आ गया 0 आ गया, y का मान -4। ठीक है, ये समीकरण देखो अब संतुष्ट कर रहा है ना। ठीक है, अब इसको हम मिटा 0 पर हो गया, अब x का मान 0 ले लिया, तो ये बिंदु क्या आ गए हमारे, यहाँ देख लो 0,-4। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, y को 0 मान के देखते हैं, 2x माइनस y को 0 मान के देखेंगे, तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 5। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू 12। तो x का मान क्या आएगा 6। तो यहाँ पे रख के देखेंगे 6 दूनी 12 और ये 0, तो मतलब ये भी हमारा मान आ रहा है, लेकिन एक जैसे हो रहे हैं, तो एक जैसे मान हो रहे हैं, तो 6 और 0 आ रहे हैं, तो ये दूसरे आ जाएंगे 6,0। ठीक है, तो x का मान 6 आ गया, y का मान 0 आ गया। ठीक है, हमारे समीकरण संतुष्ट करने चाहिए, कोई वैल्यू ले सकते हो। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी 0 0 लेने की, या फिर उससे आगे अगर नहीं करें तो ठीक है, ये तो हो गए। अब ये हमने चाहिए, अब हम ग्राफ के रूप में ना प्रदर्शित करेंगे मानों को। ठीक है, तो ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो ग्राफ बना लेते हैं, देख लेना आप, क्योंकि मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो ग्राफ मैं तो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस आ सकता है। ये क्या है बच्चों, इसको क्या मानते हैं 0, इसको मानते हैं x, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ये y डैश, ये हमेशा कैपिटल बनते हैं। इसको आप ये भी जानना जरूरी है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक कैसे बोलते हैं, y और x पॉजिटिव है तो धनात्मक, मतलब धनात्मक बोलते हैं इसको। इसको ऋणात्मक बोलेंगे, इसको ऋणात्मक और धनात्मक, क्योंकि देखो ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं धनात्मक, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लस प्लस। ठीक है, ये होता है प्लस माइनस। ठीक है, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे होता है, ये किससे हो रहा है, इससे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, अब मान लिख लेंगे, इधर होता है प्लस 2 3, x का मान कहाँ तक है 6 तक जा रहा है, तो 6 तक लिख लेंगे, और जरूरत है नहीं 7 तक ले लो, कुछ दिक्कत नहीं उससे। इसको x डैश है, तो ये क्या है -1 -2 -3 -4, देख लेना आपको कितनी जरूरत है वहां तक मान ले सकते हो। अब y के मान में क्या है, y का मान इधर लेते हैं, इधर इधर की तरफ y के मान लेके जाएंगे, x के मान इधर लिखते हैं, y के मान इधर इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है। तो क्या है, ये प्लस है, तो क्या लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या -1 -2 -3 -4 अब इसमें ग्राफों को प्रदर्शित करेंगे मेरे भाइयों, तो प्रदर्शित करेंगे तो क्या है, x का मान 0 और y का मान 2, x का मान 0 y का मान कहाँ 2, तो यहाँ पे ये बिंदी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो तुम इधर 0,2। अब ये क्या है, x का मान 6 है यहाँ पर, और y का मान क्या है
y का मान क्या है 0, ठीक है, तो 0 हो गया, तो ये लिख सकते हो 6,0, ठीक है, ये हो गया अपना। अब क्या है x का मान 0, x का मान क्या है 0, y का मान -4, तो -4, ठीक है, ये माइनस, तो ये तो 0, ठीक है। अब क्या है x का मान 6, फिर x का मान क्या है 6, x का मान 6, y का मान 0, तो ये ठीक है, ये भी फिर एक जैसा मान हो गया। अब क्या है बिंदु को मिला देंगे, इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे मिल जाएगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाइयों। y का मान यहाँ पे क्या था, माइनस, सॉरी 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 थोड़ी मिस्टेक हो रही है, देखते हैं दोबारा। x का मान 0, ठीक है, y का मान 2 सही है, x का मान 6 है, x का मान क्या है 6 है, y का मान 0 सही है, x का मान 0 है, x का मान 0, y का मान यहाँ पे आएगा ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये तो y का मान तो यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आएगा y का मान। अब x का मान 6 है, वहाँ पर ही है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो ये क्या है 0, इधर देख लो 0, अब भाइयों मेरे ये बिंदु तो इधर से मिल गया, अब इसको क्या है इधर से मिला देंगे, तो इधर से ये मिल जाएगा इधर से, ठीक है। अब क्या है संगत था ना हमारा मान, हमने क्या निकाला था, संगत निकाला था, संगत का मतलब होता है प्रच्छेद करना, तो ये एक दूसरे पर प्रच्छेद कर रही है, क्या यहाँ पर ग्राफ नहीं है इसलिए सही नहीं बना है, तो ग्राफ प्रच्छेद कहाँ पे कर रही है, एक तो ये 0 पे कर रही है, एक 6 पे कर रही है, तो x का मान यहाँ से क्या निकल आया, x का मान यहाँ पे 0 निकल आया और y का मान 6 निकल आया, मतलब हमारे नो नो सॉरी सॉरी x का मान 6 निकल आया यहाँ पे और y का मान 0, तो हमारी मतलब जो प्रच्छेद कैसे निकालते हैं मान, देखो कुछ भी मान देख सकते हो, लेकिन कैसे निकालते हैं मान, मान निकालते हैं ये प्रच्छेद जो बिंदु जो प्रच्छेद करते हैं उस बिंदु पर मान आता है, उसको मान मान निकालते हैं ऐसे योवेनिष्ट, तो योवेनिष्ट मान क्या निकला, एक तो 6 है, x का मान तो 6 निकल गया, x पर प्रच्छेद एक 0 पर कर रही है, तो x का मान 0 और y का मान x का मान 6 y का मान 0, तो ये क्या आ गया 6,0, ये हमारी वैल्यू आएगी, ऐसे ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। तो अच्छा ग्राफ मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसे बनाना है ग्राफ, मान कैसे लेने हैं समझ में आ गया होगा, 0 से ज्यादा हो तो x का मान 0 लो, फिर y का मान 0 लो, x का मान -1, ऐसे -0 से -2 तक जाना है और पॉजिटिव में 2 तक जाना है, और आगे नहीं जाना, अगर जाने की जरूरत होती है नहीं बनता तो आगे जाना है, ऐसे पूरे सवाल तुम्हारे वहां तक यहाँ पर ही बन जाए, ठीक है भाई। तो मेरे भाइयों छोटा वीडियो, तो क्या है हमने मतलब ग्राफी विधि इंट्रोडक्शन में ग्राफी विधि से हल करना सीख लिया ग्राफ बनाना। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन का एक उदाहरण लेते हैं, एक अवलोकन का, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या करेंगे हम इसमें, पहले इसमें करेंगे एक समीकरण को लेंगे, अब इसमें करेंगे कि एक समीकरण को लेके एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे चर में उसे व्यक्त करेंगे, तो समीकरण समीकरण एक को लेने पर तथा उसमें एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर, ठीक है, ये करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, मेरे समीकरण एक को x प्लस 3y = 6, तो यहाँ से एक चर को तो x का मान निकालेंगे, यहाँ से व्यक्त करेंगे 6 - 3y, ठीक है, ये समीकरण 3 नाम दे देंगे इसको, ठीक है। तो एक चर का मान दूसरे चर में व्यक्त करने पर x का मान समीकरण 2 में रखना, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे मेरे भाइयों,
तो रखेंगे क्या समीकरण, तो क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो मेरे भाइयों x का मान क्या है 6 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो क्या है इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12 माइनस 2 ती 6y, ये माइनस का माइनस आ जाएगा 3y इक्वल टू 12। तो क्या आ जाएगा 6 और 3 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे माइनस 9y इक्वल टू 12। ये क्या आएगा माइनस 9y इक्वल टू 12, ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 9y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 अपॉन माइनस 9, तो ये क्या आएगा y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब इधर ले लेते हैं मेरे भाइयों, इधर ले लेते हैं क्योंकि उधर दिखेगा नहीं आपको, इधर लेते हैं। अब x का मान तो यहाँ से चर में पद में व्यक्त करना होता है, फिर x का मान उस समीकरण में रखना होता है दूसरे में। फिर दूसरी बात होती है क्या ये माइनस है, फिर दूसरी बात होती है इस y का मान निकल चुका है और x का निकालना है, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखेंगे y का मान क्या होगा मेरे भाई, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या दिया मेरे भाइयों x इक्वल टू 6 माइनस 3y। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो x इक्वल टू y का मान क्या दिया है 0, तो 6 माइनस 3 इंटू 0। तो x का मान क्या है 6, अतः x और y के मान क्या है भाइयों, x का मान अतः x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये दोनों x और y के मान निकाल गए। आपको ध्यान रखना होगा यहाँ से अगर आप समीकरण 1 में से एक चर को पद में व्यक्त करके एक चर का मान अगर समीकरण 1 से निकालोगे तो हमेशा समीकरण 2 में रखना है प्रतिस्थापन में। अगर तुम x या y का मान कुछ भी निकाल रहे हो अगर समीकरण 2 से निकालोगे तो हमेशा 2 में निकालेगा, 2 से तो निकालेगी, 2 में लेके पहले रखेंगे। ठीक है, ये देखना। तो भाइयों ये तो हमारी प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ सकता है, ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। मेरे भाइयों ये तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हो गए, एक आता है विलोपन, इस चैप्टर में लास्ट है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि द्वारा बच्चों ये तो इंट्रोडक्शन है हमारा, फिर सवाल करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। तो ये विलोपन है। तो विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, एक चर को विलुप्त करना। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, विलोपन विधि में होता है कि जो समीकरण होता है पहले को दूसरे से गुणा करते हैं, दूसरे वाले y के गुणांक से, और दूसरे को पहले वाले से। तो क्या करेंगे समीकरण हल में लिखेंगे, हल में या लिख लेंगे दिया है, दिया में क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है हल में। ठीक है, हल तो क्या लिखेंगे भाइयों, हल में दिया है क्या लिखेंगे। तो मेरे भाइयों जैसा कि मैंने आपको समझाया कि प्रतिस्थापन द्वारा हमने एक उदाहरण ले लिया, अब विलोपन का एक उदाहरण ले लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो एक लिख लेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम। अब क्या एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी समीकरण ले लो, तो मैं ले लूँ x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई अब क्या ले लेते हैं, अब हल लिखेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 6 समीकरण 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 समीकरण 2। ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप या तो x के गुणांकों का मल्टीप्लाई एक दूसरे में उल्टा कर लो या y के गुणांकों का, लेकिन x के गुणांकों का करेंगे इसमें, y के नहीं कर सकते। लेकिन मतलब वैल्यूज दोनों बराबर आती हैं तो थोड़ा मतलब कठिन पड़ जाता है सवाल, मतलब हल करने में। तो हम x का करेंगे इसमें, और बेटर है आप x का ही कीजिए, y से निकाल सकते हैं लेकिन बेटर है x का कीजिए गुणांकों का मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे समीकरण लिखेंगे, समीकरण, और पहली बात इसमें क्या है वैल्यूज दोनों एक जैसी आ रही है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। समीकरण एक में x के गुणांकों समीकरण 1 में x के गुणांक ऐसे लिख लो, x के गुणांक 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 में x के गुणांक 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में x के गुणांक
x गुणांक 1 का गुणा करने पर समीकरण 1 में क्या किया है, x के गुणांक 2 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में x के गुणांक 1 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में x के गुणांक 2 का, तो x के गुणांक 2 मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 के, ऐसे लिख सकते हो या समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक 1 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक 2 का, तो समीकरण 1 में करेंगे तो क्या, समीकरण 1 में करेंगे 2x 2 का गुणा प्लस 2 6y इक्वल टू 6 दूनी 12। ये क्या समीकरण 3 नाम दे दो इसको। और दूसरे में समीकरण 2 में x के गुणांक 1 का, तो 2x माइनस 1 का करें 3y इक्वल टू 12, ठीक है, इक्वल टू सॉरी क्या समीकरण, ये तो पहले आया, ठीक है, ये समीकरण 4, ठीक है मेरे भाई। अब क्या है, अब मतलब अब घटाएंगे समीकरण को, तो क्या घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, 2 और समीकरण 4 घटाएंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 12। ये क्या समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। क्या घटाएंगे तो क्या है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या है कॉलम माइनस हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये कट जाएगी दोनों, ये क्या आएगी, ये प्लस प्लस के भाई 9y आएगा इक्वल टू, ये कट जाएंगे दोनों, ये इक्वल टू 0 आएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा 0 अपॉन में 9, तो y इक्वल टू 0। तो y का मान 0 निकाल लिया। अब x का मान निकालना है, तो बच्चों यहाँ पे लिख लूँगा क्योंकि यहाँ पे देखने में दिक्कत आई। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, ठीक है, 1 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 क्या है मेरे बनिया, x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो y का मान समीकरण 1 में रखें तो 3, y का मान क्या लिखा, क्या है 0, तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, ठीक है। अब x इक्वल टू 6, अतः x और y के मान क्या आ गए, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। हमारा मेन मोटिव होता है विलोपन विधि में एक चर को विलुप्त करना, ये चर विलुप्त हो गया तो हमारे मान आ गए। और अगर आपको ये मतलब मान थोड़ा कंफ्यूज हो कि सही है कैसे पता लगा, तो आप इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। अगर दोनों मान ये समान होते हैं x और y के, तो हमारा मतलब क्वेश्चन सही है, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों मान एक जैसे आएंगे, ठीक है, x से बेटर रहेगा आपको करना, ठीक है बच्चों। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें मैंने आपको विलोपन, ग्राफी और प्रतिस्थापन के बारे में अच्छे से समझा दिया बच्चों। अब हम आगे मतलब 3.1 में क्वेश्चनों को करेंगे, वो दिए हैं, इसमें मैंने इतना समझा दिया कि आप इसको कर लो तो आप पूरे मतलब चैप्टर को खुद ही कर सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू, अच्छे रहो, मस्त रहो।